साल 1947 ये भारत के लिए एक बहुत ही अजीब साल था। एक तरफ ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था और दूसरी तरफ एक ऐसा चमत्कार जिसे आज भी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, अगस्त 1947, दिल्ली में एक बंद कमरा और उसमें बैठा एक आदमी एक नक्शे पर बस लकीरें खींच रहा है। उसके सामने कुछ कागज हैं, आबादी के कुछ आंकड़े और एक पेंसिल। लेकिन उस आदमी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खींची इन लकीरों का असर क्या होने वाला है। कमाल की बात तो यह है कि कुछ दिन पहले तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में भारत को देखा तक नहीं था। उस एक पेंसिल से खींची लकीर का नतीजा ये हुआ कि करीब 2 करोड़ लोगों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े। लाखों लोग मारे गए। मतलब ये सिर्फ एक लकीर नहीं थी, ये करोड़ों लोगों की तकदीर थी, जो एक ऐसे इंसान के हाथ में थी जिसे इस जमीन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो आदमी और इतना बड़ा, इतना नामुमकिन काम उसे ही क्यों सौंपा गया? आइए इस लकीर के पीछे की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। वो ब्रिटेन के एक जाने माने वकील थे। अब ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा ही आदमी चाहिए था जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय कर सके, जो एकदम न्यूट्रल हो, मतलब जिसका ना तो कांग्रेस से कोई लेना देना हो और ना ही मुस्लिम लीग से। और विडंबना देखिए, जिस देश को उन्हें बांटना था उसके बारे में कुछ भी ना जानना ही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत मानी गई। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, यही सबसे हैरान करने वाली बात है। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन बंटवारे का ऐलान करते हैं। रैडक्लिफ साहब 8 जुलाई को पहली बार भारत की जमीन पर कदम रखते हैं और 15 अगस्त तक उन्हें करोड़ों लोगों का भविष्य तय कर देना था। सोचिए, इतने बड़े और पेचीदा काम के लिए उनके पास बस कुछ हफ्ते थे। उन्हें तो उन जगहों को ठीक से देखने तक का मौका नहीं मिला जिन्हें वो अपनी लकीर से हमेशा के लिए बांट रहे थे। रैडक्लिफ के सामने 2 शहर सबसे बड़ी पहेली बनकर खड़े थे, कलकत्ता और लाहौर। कलकत्ता तो भारत को दे दिया गया क्योंकि वहां हिंदू आबादी ज्यादा थी, लेकिन लाहौर का मामला बहुत ज्यादा पेचीदा था। वहां मुस्लिम, हिंदू और सिख आबादी लगभग मिली-जुली थी और ज्यादातर कारोबार हिंदुओं और सिखों के हाथ में थे। रैडक्लिफ ने पहले तो लाहौर भारत को देने का मन बनाया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर कलकत्ता और लाहौर दोनों बड़े शहर भारत को मिल गए तो नए-नए बन रहे पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहरी केंद्र ही नहीं बचेगा। तो एक तरह का आर्थिक संतुलन बनाने के नाम पर लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इस जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का इंसानी जिंदगी पर आखिर क्या असर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लकीर ने असल में कैसी तबाही मचाई। हुआ ये कि 13 अगस्त को रैडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी, लेकिन माउंटबेटन ने उस रिपोर्ट को एक तिजोरी में बंद करवा दिया। उनका सोचना था कि पहले लोगों को आज़ादी का जश्न तो मनाने दे। इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त को जब लोग जश्न मना रहे थे, तब लाखों लोगों को ये तक नहीं पता था कि वो भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के। ये जानलेवा कन्फ्यूजन 2 दिन और चला। सीमाओं का ऐलान 17 अगस्त को हुआ। और जैसे ही सीमाओं का ऐलान हुआ, पंजाब में जो हुआ वो शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। रैडक्लिफ की लकीर ने पंजाब में 50 लाख सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान में फंसा दिया और 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को भारत में। सड़कों पर लोगों के 50-50 मील लंबे काफिले पैदल चल रहे थे और इसी पागलपन का सबसे भयानक चेहरा थी वो ट्रेनें जिन्हें लोग घोस्ट ट्रेन यानी भूतिया ट्रेनें कहने लगे थे। जब ऐसे ही एक लाशों से खचाखच भरी ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची तो उसकी एक बोगी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारी आज़ादी का तोहफा है। और ये कोई एक अकेली ट्रेन की कहानी नहीं थी, ऐसी ट्रेनें दोनों तरफ से आ रही थीं, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान। लेकिन एक तरफ जहां पंजाब हिंसा की आग में जल रहा था, वहीं कलकत्ता में एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। देखिए, पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने एक पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई थी जिसमें 55,000 से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन 2 करोड़ लोगों के गुस्से के सामने ये 55,000 सैनिक कुछ नहीं कर पाए। और कलकत्ता के लिए तो इतनी फोर्स थी भी नहीं। माउंटबेटन को पता था कि कलकत्ता की तंग गलियों में अगर दंगे भड़क गए तो कोई सेना उसे रोक नहीं पाएगी। उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी, इसलिए वो सीधे महात्मा गांधी के पास पहुंचे और एक ऐसी गुजारिश की जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आप कलकत्ता में हमारी मदद कीजिए, आप मेरे 1 मैन बाउंड्री फोर्स होंगे। गांधी जी का तरीका बिल्कुल अलग था।
वो कलकत्ता पहुंचे और उसी एच.एस. सुहरावर्दी के घर में रहने लगे, जिसे कई हिंदू कलकत्ता का कसाई मानते थे। उन्होंने सुहरावर्दी से वहां के हिंदुओं की सुरक्षा का वचन लिया। जब इसके बाद भी हिंसा भड़की तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और फिर जो हुआ वो वाकई एक चमत्कार था। सिर्फ 73 घंटे के अंदर शहर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दंगा करने वाले लोग खुद गांधी जी के दरवाजे पर आकर अपने हथियार उनके पैरों में रखने लगे। जो काम 55,000 सैनिकों की फौज नहीं कर सकी, वो एक 78 साल के बूढ़े आदमी ने अपनी नैतिक शक्ति से कर दिखाया। बंटवारे के इस भयानक त्रासदी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने मुंह बाएं खड़ी थी। एक बिखरे हुए देश को एक राष्ट्र बनाना। चलिए अब उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस वक्त ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर छोटी बड़ी 565 रियासतें थीं। इनके राजा महाराजा अपने अपने आज़ाद देश बनाने का सपना देख रहे थे। अगर ऐसा हो जाता तो भारत का नक्शा कैसा दिखता? सोचिए, जैसे कोई स्विस चीज़ हो जिसमें 500 से ज़्यादा छेद हों। सरदार पटेल ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये राज्य आज़ाद हो गए तो भारत कभी एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन पाएगा। पटेल ने इन रियासतों को भारत में मिलाने का जिम्मा उठाया। माउंटबेटन ने पटेल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि अगर कांग्रेस राजाओं को उनके पद, महल और पेंशन रखने दें तो माउंटबेटन उन्हें भारत में शामिल होने के लिए मनाएंगे। इस पर सरदार पटेल का जवाब बहुत सीधा और प्रैक्टिकल था। उन्होंने इसकी तुलना सेबों की एक टोकरी से करते हुए कहा, अगर माउंटबेटन मुझे सेबों से भरी टोकरी दे सकते हैं तो मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। ज्यादातर राजा तो मान गए, लेकिन कुछ ने काफी ड्रामा किया। सबसे नाटकीय किस्सा था जोधपुर के युवा महाराजा का। वो चुपके से जिन्ना से मिलने पहुंच गए ताकि अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिला सकें। जैसे ही भारतीय अधिकारी वीपी मेनन को इसकी भनक लगी, उन्होंने फौरन माउंटबेटन को बताया। माउंटबेटन ने महाराजा को बुलाया, समझाया बुझाया और आखिरकार वो भारत में शामिल होने के लिए मान गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर साइन किए, महाराजा ने अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली और उसे वीपी मेनन पर तान दिया। सोचिए, एक राष्ट्र को जोड़ने की बातचीत इतनी ज्यादा तनावपूर्ण थी। लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो गईं, लेकिन एक मामला ऐसा था जो उस वक्त भी नहीं सुलझा और शायद आज तक अनसुलझा है। कश्मीर का मामला। कश्मीर का केस थोड़ा अलग और अनोखा था। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे, जबकि ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। हरि सिंह न तो भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में। वो तो एक आज़ाद कश्मीर का सपना देख रहे थे। लेकिन हरि सिंह का ये सपना बहुत जल्दी टूटने वाला था। सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अपनी रियासत को बिखरता देख महाराजा ने घबराकर भारत से मदद मांगी और सिर्फ 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को भारत में विलय के कागज पर साइन कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना हवाई जहाज़ों से श्रीनगर पहुंची और शहर को बस आखिरी मौके पर बचा लिया। ये लड़ाई तब रुकी जब 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम करवाया और एक ऐसी लाइन खींच दी जिसने कश्मीर को शायद हमेशा के लिए बांट दिया। तो साल 1947 की कहानी असल में यही है। ये एक ही समय पर एक बहुत गहरी त्रासदी और एक हैरान कर देने वाले चमत्कार की कहानी है। बंटवारा एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन सैकड़ों रियासतों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना एक चमत्कार से कम नहीं था। और ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही थीं। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा देश जो इतने गहरे विरोधाभास से पैदा हुआ हो, वो अपने भविष्य को कैसे परिभाषित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।